दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मेरा नाम हिमांशु सिंह और आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड स्टडी। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट था, ठीक है? फिर हमने पढ़ा कि ऑर्डर भाई बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन डिग्री उनका क्या होगा, हमारे पास एक ही होगा। और उस पे भी हमने देखा कि जब कांस्टेंट कोएफिशिएंट होता है तो कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, सी या पीआई वगैरह बहुत अच्छे से हमने निकाल के सीखा, ठीक है? सारी चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन हमारे मन में अभी तक क्या होता था कि डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास कोई एक ही होता था और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हमारे पास कोई एक ही होता था। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल मैं 2 ले रहा हूँ। तो अगर मैं 2 डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहा हूँ तो यहाँ पे सिमल्टेनियस मेरे पास कितने इक्वेशंस हो जाएंगे? 2 इक्वेशन मान लो हो जाएंगे, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूँ सिमल्टेनियस लीनियर में जो टॉपिक आज का है वो क्या है? सिमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है और इसी पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें होगा क्या कि मान लिया 2 वेरिएबल हमारे पास हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल एक हमारे पास मान लिया x है, दूसरा हमारे पास मान लिया y है, ठीक है? एक्चुअली में जो x है वो भी t का फंक्शन है और जो y है वो भी किसका है? t का फंक्शन है, ठीक है? अब दोनों ही हमारे पास किसके फंक्शन है? t के फंक्शन है। तो मुझे क्या है कि इसमें एक इक्वेशन दिया जाएगा, मान लीजिए f1d x प्लस f2d y इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हमने मान लिया। चलो हम यहाँ पे मान लेते हैं, उस वेरिएबल को मान लेते हैं एफ टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में हमारे पास ही है। तो टी के रिस्पेक्ट में तो उसको हमने एफ टी नाम दे दिया। तो जो एक्स है वो टी के रिस्पेक्ट में, वाई भी हमारे टी के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब है जो फंक्शन है इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है और डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? वाई है, ठीक है? तो यहाँ पे एक्स और वाई दो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसके लिए हमारा काम क्या होगा, ठीक है? पहला इक्वेशन मान लीजिए ये हमारे पास हो गया। दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगा? दूसरा इक्वेशन हमारे पास हो जाएगा, चलो हम इसको मान लेते हैं g1 एफ डी प्लस g2d इंटू वाई इजक्वल टू हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा gt, ठीक है? दो इक्वेशन हो गए, एक तो पहला ये, दूसरा ये। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि पहले और दोनों इक्वेशन में हमारे पास क्या है? दो इक्वेशन जैसे हमारे पास मान लिए बन गए, ऐसे कुछ इस टाइप से बन गए, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें ऑपरेट करना है और किसी एक वेरिएबल को हटा देना है, क्योंकि हमने अभी तक जो सॉल्व किया है उसमें केवल एक ही वेरिएबल होता था। तो यहाँ पे अगर दो वेरिएबल आ गए हैं तो हम क्या करेंगे, उनमें से किसी एक वेरिएबल को क्या करेंगे? ऑपरेट करके दूसरे वेरिएबल के टर्म में कन्वर्ट करके और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो किसी एक वेरिएबल में लाकर ही सॉल्व करना है, कहने का मतलब ये है। तो जैसे मान लीजिए मैं इसमें क्या करूँ, y को एलिमिनेट कर दूं और x को ऑपरेट करा के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है? तो एलिमिनेट कौन होगा? पहले y होगा। y एलिमिनेट होगा किसको ऑपरेट करके? तो g2d से इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, f2d से इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो केवल x और t के फॉर्म में आ जाएगा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा t और डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा x। और जैसे हम भी सॉल्व करते थे कि आप पी आई निकालो, सी एफ निकालो, सेम एज वैसे हम सॉल्व कर डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे कि जो x की वैल्यू आ जाएगी उसको किसी भी इक्वेशन में रख के हम y की वैल्यू यहाँ से सिंपली निकाल सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, डन इट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? मेरे पास मान लीजिए क्वेश्चन, ठीक है? अब इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले काम है इसको लिखिए डिफरेंशियल फॉर्म में, ऑपरेटर फॉर्म में लिखिए। तो हो जाएगा dx और इक्वल टू 6x प्लस 4y, ठीक है? एंड dy इक्वल टू 10x और प्लस 6y, ये हो जाएगा, ठीक है? अब इसमें हम इसको इधर कर लेकर आ जाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर हमने मान लिया dx माइनस, अच्छा इधर लेकर आओ, x वाले x लेकर आओ तो d माइनस 6x हो जाएगा माइनस 4y हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस 10x हो जाएगा, ठीक है? और प्लस d माइनस 6 हो जाएगा इंटू वाई हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर मान लीजिए इसको फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए सेकंड। हमें क्या करना है? y हटाना है। y हटाने के लिए करेंगे क्या, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें d माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे d माइनस 6 से, फिर ऐड कर देंगे और सेकंड में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक है? सेकंड में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक है? ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वी गेट। तो इन दोनों को सॉल्व करिए तो क्या बन जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करूँ किससे? d माइनस 6 से। तो जब मैं इसमें d माइनस 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा बताइए? तो हो जाएगा d माइनस 6 का होल स्क्वायर। ऐड कर रहा हूँ तो ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए लिखने का मतलब नहीं है, ठीक है? इंटू एक्स है। इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 से तो ये हो जाएगा माइनस 40, ठीक है? 40 इंटू एक्स है इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। एक्स ले लीजिए कॉमन तो ये हमारे पास ये बन जाएगा। इसमें हम होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12d और माइनस 40 और ये एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका? तो यहाँ से बन जाएगा डी स्क्वायर माइनस 12d, ठीक है? और माइनस के यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4x इक्वल टू 0।
ठीक है, सी एफ निकाल लेंगे। सी एफ आपको पता है कैसे निकालेंगे, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया जैसे अभी तक हम सॉल्व करते थे वैसे ये बना हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालूंगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या होता है, एफ एम इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। एफ एम इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या हुआ कि एम स्क्वायर माइनस 12m और यहाँ पे क्या बनेगा -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, तो यहाँ से बन जाएगा आपका m इक्वल टू 12 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर यानी कि 1/44 माइनस 4ac माइनस में प्लस हो जाएगा 4ac अपॉन 2a हो जाएगा, ठीक है। 12 प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 4 1 5 1 6 एंड 1 160 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 12 और प्लस माइनस 4 √10 अपॉन में आ जाएगा 2, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इधर आ जाएगा हमारे पास कितना 6, इधर आ जाएगा हमारे पास 2। तो आपका जो m की वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 6 प्लस माइनस 2√10। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास दो मान आए, एक तो प्लस में एक आया माइनस में। अब बात ये है कि ऐसे में आप हाइपरबोलिक भी लगा सकते हैं और ऐसे में आप एक्सपोनेंशियल भी लगा सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई एक ट्राई कर सकते हैं, चाहे हाइपरबोलिक ट्राई कर लें और चाहे एक्सपोनेंशियल ट्राई कर लें, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको, मान लो एक्सपोनेंशियल ट्राई करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल में सी एफ क्या बन जाएगा बताइए, तो सी एफ मेरा बन जाएगा, ठीक है, c1 e की पावर प्लस में ले लीजिए तो 6 प्लस 2√10 एंड प्लस c2 e की पावर 6 माइनस 2√10, ठीक है। और इनटू में जो वेरिएबल चला है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, टी चल रहा है, तो इसको टी लिखेंगे हम। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना है क्या है, पीआई के लिए काम करना है। तो पीआई यहाँ पे हो नहीं सकता बिकॉज है क्योंकि ये 0 है। तो सी एफ ही मेरा बन जाएगा सोल्यूशन, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सिंपली एक्स बोल देंगे। तो यही मेरा क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू आ गया, इसको एक क्वेश्चन नंबर सेकंड में रख देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट। अब फर्स्ट में रखेंगे तो 4y इक्वल टू, ठीक है, x में डेरिवेटिव हो रहा है d माइनस 6 से, तो चलिए करिए d माइनस 6 है ना, तो हो जाएगा d माइनस 6 x का मतलब क्या है c1 e की पावर 6 प्लस 2√10 और ये हो जाएगा हमारे पास t और प्लस c2 e की पावर 6 माइनस 2√10 और ये हो जाएगा हमारे पास t। यहाँ तक समझ में आ गया, इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे, डी से डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो 4y इक्वल टू, अब मैं पहले डी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डेरिवेटिव भी हो रहा है साथ में, तो डेरिवेटिव हो रहा है तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 2√10 c1 e की पावर 6 प्लस 2√10, ठीक है, टी याद रहे, ठीक है। उसके बाद इसमें करेंगे तो आ जाएगा 6 माइनस 2√10 e की पावर c2 यहाँ पे लिख लो e की पावर 6 माइनस 2√10 यहाँ पे आ जाएगा t, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, माइनस, तो लिखेंगे माइनस, अब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6 c1 e की पावर 6 प्लस 2√10 इंटू टी, ठीक है, और माइनस 6c2 e की पावर 6 माइनस 2√10 इंटू टी, ये बन जाएगा। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, है ना। अब तुम्हें क्या करना है, देखो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, इधर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मात्र 2√10 तो 2√10 ले लेंगे कॉमन हम, तो 2√10 लेंगे कॉमन और यहाँ से इसको 4 डिवाइड में भेज देंगे। तो अगर 4 डिवाइड में भेजेंगे, यहाँ पे 4 रहने तो 4 डिवाइड में भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे 4 डिवाइड में भेजेंगे तो इधर हो जाएगा अपॉन में 2, ये हो जाएगा। अब इधर बचेगा क्या, इधर बचेगा c1 e की पावर 6 प्लस 2√10 और प्लस यहाँ c2 e की पावर माइनस हो जाएगा माइनस c2 e की पावर 6 माइनस 2√10 टी, ठीक है, ये हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को ट्राई करना है।
बताइए समझ में आई नहीं है? पहले आपने x निकाल लिया, फिर आपने y निकाल लिया। x निकालने का मेथड आपने समझ ही लिया कि हमारे पास जैसे मान लो 2 इक्वेशन दिया जाएगा, तो पहले ये इक्वेशन, ये दूसरा ये इक्वेशन, इसमें y को एलिमिनेट कर देंगे, तो यहाँ से x निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x वैल्यू करके उठा के चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखे, चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड में रखे, तो यहाँ से निकल आएगा y की वैल्यू। ठीक है, वैसे मोस्टली अधिकतर हम लोग ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ से हमारा कैलकुलेशन क्या रहे, सिंपल रहे। तो यहाँ पे रखते हैं तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि अपॉन में जाता था ना, इसलिए मैंने इसमें रखा है। ठीक है, तो इसमें हमने इक्वेशन फर्स्ट में रखा, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को ट्राई करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना। ठीक है, तो इजी वैसे ही काम इसमें भी करेंगे, इस क्वेश्चन में भी करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको डीएक्स ऑपरेटर फॉर्म में लिखेंगे, माइनस इधर आएगा प्लस ओमेगा वाई हो जाएगा इक्वल टू 0। इसी प्रकार से हम इसको क्या लिखेंगे, ऑपरेटर फॉर्म में डी वाई माइनस ओमेगा एक्स इक्वल टू 0। आपको पता होना चाहिए, हम पहले वाई को एलिमिनेट करेंगे, एक्स को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दीजिए इसको, और इसको नंबर नाम दे दीजिए सेकेंड। ठीक है, हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है, क्योंकि मुझे y हटाना है तो d से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक इक्वेशन नंबर सेकंड में क्योंकि मुझे y हटाना है तो ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, d से, एंड सेकंड में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, y से, और क्योंकि सेम सिंबल है इसलिए हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ आ गया भाई? ठीक है, तो इसको अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, d से, तो d स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ये, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं y की ओमेगा से, यार ओमेगा से, तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या बन जाएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस में प्लस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस कर रहा हूँ मैं तो इसलिए प्लस हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया? इन दोनों में एक्स कॉमन ले लेंगे तो डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0। एक्चुअली इक्वेशन निकाल लेंगे तो एफ एम इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब एम स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से बन जाएगा एम इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा आई। ठीक है, हम जानते हैं सी एफ इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा, C1 कॉस ओमेगा टी प्लस C2 साइन ओमेगा टी, ये बन जाएगा। ठीक है, अभी क्योंकि यहाँ पे आई 0 है तो इसलिए मेरा जनरल सोल्यूशन भी यही बन जाएगा, सीधे जनरल सोल्यूशन हमारा बन जाएगा, और इसको हम लिखेंगे x इक्वल टू, क्या लिखेंगे, x इक्वल टू। बोले यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब मुझे निकालना है y का मान, तो हमने पहले बोला था जिसमें सिंपल हो उसमें रख दीजिए y का मान यहाँ पे रखने के लिए, तो ओमेगा y इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी एक्स, और यहाँ से x की वैल्यू रख दो भाई, तो x की वैल्यू रखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, ये रख देते हैं। ठीक है, रखिए, डेरिवेटिव करिए इसका, तो हो जाएगा ओमेगा माइनस C1 ओमेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा प्लस C2, और यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और क्योंकि बाहर से माइनस मल्टीप्लाई करो माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम करेंगे ओमेगा से भाग, तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा बताइए, तो y इक्वल टू बन जाएगा आपका C1, ओमेगा भाग करा रहा हूँ तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, C1 साइन ओमेगा टी आ जाएगा माइनस C2 कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, आप C1 C2 ना लेकर आप A B C भी ले सकते हैं, इधर A ले सकते हैं इधर B, कांस्टेंट है कोई मतलब नहीं है, A और B ले सकते हैं, A और B। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, ये x आ गया, ये y आ गया। अच्छा, x और y को ध्यान से देखिए, अगर मैं इनको ऐसा क्या कर दूं, अगर मैं इनको स्क्वायर करके ऐड कर दूं, इसको मान लो इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फोर्थ, अगर स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो स्क्वायर किया जाए और क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो आप देखेंगे क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा इधर और प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर आ गया। बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यानी कि क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 1 होता है, और ये प्लस में रहेगा, माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये बनेगा, इसको नाम दे दिया आर स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, एक सर्कल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक सर्कल, वेयर आर इक्वल टू बन जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, और इसका सेंटर क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये एक किसको डिनोट करता है, ये एक सर्कल को डिनोट करता है जिसकी रेडियस क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन सिंपल वे में लग चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ पा रहे हो इस क्वेश्चन को कैसे कैसे लगाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब एक इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें मुझे पीआई भी निकालना होगा, ठीक है। तो उसको भी हम देख लेते हैं कि कैसे उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। तो पहला काम है इनको ऑपरेटर फॉर्म में लिखिए। तो हम जैसे इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई साहब, इसको लिखेंगे dx, ठीक है, और प्लस अब इसको लिखेंगे d और y में कॉमन मिल जाएगा तो इसलिए लिखेंगे d माइनस टू वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2 cos t है हमारे पास, ठीक है, माइनस 7 sin t है हमारे पास, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे हम लिख लेंगे d और प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास, इंटू में x आ जाएगा, ठीक है, और माइनस यहाँ पे हमारे पास है dy है इज इक्वल टू हमारे पास है 4 cos t, ठीक है, और माइनस 3 sin t हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको क्योंकि x से एलिमिनेट करना है तो मुझे पता है इसमें d से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अगर हम d से मल्टीप्लाई कर देंगे तो d बन जाएगा, डेरिवेटिव d से मल्टीप्लाई करना मतलब डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो डेरिवेटिव करिए तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या है, माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है, साइन t, और ये हो जाएगा cos t। ये समझ में आ गया। अब इसको अगर इसमें d से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें, d माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दें, तो d माइनस टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो d माइनस टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो d माइनस टू से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक बार डेरिवेटिव होगा तो ये हो जाएगा साइन t हो जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा cos t, ठीक है, और माइनस टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका माइनस टू से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस 4 टू जा 8 हो जाएगा cos t, और हो जाएगा माइनस में प्लस 3 6 हो जाएगा साइन t, ये बन जाएगा, ठीक है। तो हमने d माइनस टू से पूरे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या कर देंगे, इन दोनों को क्या कर लेंगे, देखो मैं थोड़ा डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको करना कैसे कैसे है ना। मैं भी इन दोनों क्या कर लूँगा, ऐड कर लूँगा। जैसे मैं ऐड करूँगा तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इस वाले पोर्शन में x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर, और प्लस इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, और इंटू में x आ जाएगा इक्वल टू में। अब इधर क्योंकि मैं ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई साहब, मेरे पास हो जाएगा 4 to 6, देखो 4 to 6 साइन टी और 6 साइन टी, मतलब कुल मिला के ये तो गया, ठीक है, 4 to 6 6 गया, ओके डन। अब इधर देखोगे तो 8 3 11 11 7 18 cos t, इसमें देखेंगे तो 2 और 2 से डिवाइड भी करा सकते हैं, तो डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9 cos t। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे, एम स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो एम इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 आई नहीं, ठीक है, ये बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ सी एफ मेरा बन जाएगा C1 ई की पावर माइनस रूट 2t और प्लस C2 ई की पावर माइनस रूट 2t प्लस का रूट 2t, राइट। अब यहाँ से अगर हम पी निकालेंगे, पी निकालेंगे तो पी हमारे पास क्या आ जाएगा, पी निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस 9 cos t लिखेंगे और अपॉन लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस 2, तो माइनस डी स्क्वायर जगह पे माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 के माइनस 3 हो जाएंगे, तो माइनस 3 लिखेंगे, माइनस में प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 3 cos t आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक अपने पिछले लेक्चर्स देख रखे हैं, अगर आप सीधे देखने आए तो पिछला मजबूत होगा तभी ये समझ में आएगा, और मैं चाहूँगा कि अगर पिछला मजबूत है तो ठीक है, अगर नहीं मजबूत है तो पहले जाके पिछला देखिए, उसके बाद तब ये देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो पी हमारे पास आ गया 3 cos t और सी एफ मेरे पास आ गया। अब क्योंकि मुझे निकालना है x, तो x बराबर क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई, इसका मतलब सी एफ हमारे पास क्या है, C1 ई की पावर माइनस रूट 2t और प्लस C2 ई की पावर प्लस रूट 2t, ये है, और साथ में प्लस क्या है, तो प्लस हमारे पास है 3 cos t। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। x मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये x की वैल्यू ना इसमें रख दूंगा। अब ऐसी जगह रखते हैं जिससे y निकालना मेरे लिए इजी हो जाए, इधर डी वाई था मात्रा ना हमारे पास, तो मैं इसी वाले में रखूंगा, इस वाले में, ठीक है, ताकि मेरे लिए इजी हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें रख दूंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा x जगह पे रख देना है तो रख देंगे, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी माइनस 2 इंटू एक्स, ठीक है, और ये इधर गए ये इधर आया, माइनस 4 cos t माइनस प्लस 3 sin t, ये बनेगा। इसमें डी एक्स की वैल्यू रख दीजिए, इसमें डेरिवेटिव करिए, साथ में माइनस 2 से मल्टीप्लाई, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या है बताइएगा, माइनस रूट 2 C1 ई पावर माइनस रूट 2t प्लस रूट 2 C2 ई पावर रूट 2t, ठीक है, और माइनस 3 sin t, ये बनेगा, क्लियर है।
अब इसमें -2 से मल्टीप्लाई करिए, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, -2 C1 e की पावर -√2t और -C2 e की पावर √2t, ठीक है, और -6 cos t, ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, -4 cos t और क्या बनेगा, +3 sin t। यहाँ तक समझ में आ गया चीजें, ठीक है। अब मैं आगे लेकर चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब मैं आगे लेकर चलता हूँ आपको। तो यहाँ से आ जाएगा dy/dt, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे क्या क्या होगा मेरे पास। तो यहाँ से हो जाएगा -√2 -2, ये हो जाएगा C1 e की पावर -√2t, ठीक है। आगे माइनस, इसमें देखिए प्लस है तो +√2 -2 C2 e की पावर √2t आ जाएगा, ओके। यहाँ पे 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा cos t हो जाएगा। ये चीज़ है ना, ये इधर आएगा माइनस, ओके डन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसका इंटीग्रेशन करूँगा एक बार। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या होगा, -√2 और अपॉन में -√2 आ जाएगा, C1 e की पावर -√2t हो जाएगा, ठीक है, +√2 -2 अपॉन √2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा C2 e की पावर √2t आ जाएगा, ठीक है, और -10 और यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा sin t हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको कैलकुलेट करूँगा। तो y इक्वल टू मेरे पास क्या बन जाएगा, तो √2 खत्म, यहाँ से हो जाएगा 1 + √2, ठीक है, C1 e की पावर -√2t और प्लस यहाँ से हो जाएगा 1 -√2, ठीक है, C2 e की पावर √2t और यहाँ बन जाएगा हमारे पास 10 sin t, 10 sin t। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को डील करेंगे। ये हमारे पास y आए, हमारे पास क्या आ गया, x आ गया, ओके। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे। तो आपके पास कोई बुक होगी, कोई भी बुक हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उस बुक के एग्जाम्पल पहले लगाइए, फिर एक्सरसाइज लगाइए, एक एक क्वेश्चन ट्राई करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप दे रहा हूँ डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। डिस्कशन में आपको मिल जाएगा, उस पर आप जाइए और डिस्कस करिए, ठीक है। और कोई बुक की अगर नीड हो तो उसमें हम आपको टेलीग्राम के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे देंगे, ठीक है। उसको ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको क्या मिलेंगे, सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फाइल में जाके, ठीक है। तो सारे पीडीएफ डाउनलोड कर लें, जो भी आपको नीड हो वो डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं अब नेक्स्ट टाइप में चलता हूँ, ओके। तो इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट फॉर्म हमारे पास ये आएगा कि मान लीजिए हमारे पास आया dx/p इक्वल टू dy/q इक्वल टू dz/r। इस फॉर्म में आया तो सिंपल, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, हम आपको क्वेश्चन वाइज आपको रूल बताते रहेंगे, आपको समझ में आता रहेगा, बस आपको ध्यान देना है कि कैसे करना है। पहले हम उस टाइप के क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें से सिंपली हम अलग अलग कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना कि हम किन्हीं दो इंटीग्रेशन, किन्हीं दो पार्ट को अलग से उठा सकते हैं, इसको सिमिल्टेनियस तरीके से, और इसको उठा सकते हैं, या फिर हम इसको उठा सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि इसमें वन मोर देन आंसर पॉसिबल है, और जो आंसर लिखे जाएंगे वो लिखे जाएंगे, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया हमने, u और v ले लिया हमने। इसमें लिखा जाएगा x y z c1 एंड v हमने ले लिया है कि x y z c2। तो इस फॉर्मेट में आपका क्या लिखूंगा, आंसर लिखूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आपको फिर आगे हम क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते रहेंगे, वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन मैंने आपको उठाया, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से दीजिए। अगर मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ, सपोज करिए मैंने इन दोनों को ले लिया, तो यहाँ से जेड हमारा हट जाएगा, एक्स और वाई, सिंपली एक्स और वाई के टर्म में हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आराम से हमारा एक्स वाई के टर्म में अलग अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे इन दोनों को देखते हैं तो वाई स्क्वायर हमारे पास ये है, वाई स्क्वायर है,
तो यहाँ पे इन दोनों देखते हैं तो एक्स जेड और वाई, मतलब कहीं ना कहीं ये एलिमिनेट नहीं होगा, तो हमें इसको लेना अभी रिस्की लग रहा है, ठीक है, हम इसको नहीं लेंगे अभी साथ में, बात समझ में नहीं आ रही है। फिर अगर मैं इन दोनों को लेकर सोचता हूँ तो मुझे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर पूरी तरीके से हटता हुआ नजर आ रहा है, जेड आराम से सॉल्व हो जाएगा, एक्स आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये फर्स्ट मान लूँ, ये मैं सेकंड मान लूँ, अगर मैं इसको थर्ड मान लूँ तो पहले मैं किन दोनों पार्ट कर लूंगा, मैं फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं पहला पार्ट ले रहा हूँ कि मेरे पास क्या हो रहा है कि एक्स डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स जेड। तो जैसे देखेंगे तो ये जेड हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा क्या, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। तो यहाँ से इसका अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा तो हो जाएगा एक्स डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 मिल जाएगा, ठीक है, वाई क्यूब बाई 3 मिल जाएगा और प्लस मिल जाएगा C1, बस हमारी। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2y क्यूब इज इक्वल टू C1, ये हमारे पास हो गया C1, ठीक है। अब अगर हम दूसरा पार्ट ले लें इसका, अगर हम इसका दूसरा पार्ट अगर इन दोनों को लेते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो पहले मैं थिंक करूंगा कि किस पार्ट को लेने पर इजीली क्वेश्चन लग जाएगा, वो देखते हैं। ऐसे अगर मैं इन दोनों को ले लूँ, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड को ले लूँ, तो यहाँ पे क्या है, एक्स डी एक्स हमारे पास है अपॉन वाई स्क्वायर जेड हमारे पास है इक्वल टू डी जेड हमारे पास है, डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर हमारे पास है। अब अगर मैं इसको देखूँ ध्यान से तो वाई स्क्वायर हमारे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड डी जेड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा C2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू C2। तो ये बन गए इक्वेशन नंबर 2 और ये फर्स्ट एंड 2 हमारे पास क्या हो जाएंगे, सोल्यूशन हो जाएंगे। तो पहला सोल्यूशन हमारे पास क्या आया, तो यहाँ आया 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू C1 और दूसरा क्या आया हमारे पास, दूसरा हमारे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू C2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। कोई मुश्किल थी क्या, कोई मुश्किल नहीं थी ना, इजीली लग गया है, ठीक है। तो अभी पहला टाइप यही है कि जिसमें हम अलग अलग जैसे हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को जैसे बनाएंगे तो वैसे ही हमारे पास क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी, मतलब जैसे जेड ना कटता तो दिक्कत हो सकती थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई के टर्म में हमने इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ और यहाँ पे जेड भी हमारा इंक्लूड रहता तो हमें दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि जेड को हटाना बहुत नीड है हमारे पास, ठीक है। अगर एक्स वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, एक एक्स इधर वाई, तो जेड भी यहाँ नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से जेड आपको हटाना है। अगर मान लो वाई और जेड के रूप में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, ठीक है, तो किसी भी तरीके से फिर यहाँ पे आपको एक्स हटाना है और मान लो एक्स और जेड के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करोगे यहाँ पे, ठीक है, इधर एक्स इधर जेड, तो यहाँ से फिर आपको वाई किसी भी हालत में हटाना है। तो इसी के लिए हमारे पास रूल बनेंगे, ठीक है। हो सकता है कि हम अलग मल्टीप्लाई ढूंढें, उससे क्वेश्चन लगाएं, तो अलग अलग तरीके से हम क्वेश्चन को डील करेंगे। फिलहाल के लिए ये सिंपल क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास क्या था कि एक्स और वाई इजिली हट रहा था, जेड हट रहा था, ठीक है। तो मतलब जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें केवल वही बच रहा था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, इजीली तरीके से हमने इसका इंटीग्रेशन कर लिया है। तो आप देखोगे इसमें क्वेश्चन वाइज आपको पता चलता रहेगा कि हाँ इसमें ये मल्टीप्लायर हो सकता है, ऐसे हटाने के लिए ये करना चाहिए, ऐसे हटाने के लिए ये करना चाहिए। तो अलग अलग तरीके से मैं आपको डील करना सिखाऊंगा, ठीक है। इसके एक्स वाले पार्ट में थोड़ी मैंने मिस्टेक कर दी थी, इसको एक बार फिर से देख लीजिए कि एक्स डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड मैंने लिया था इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स जेड मैंने लिया था। तो मैंने जेड से जेड कैंसिल कर दिया था, तो इसका मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो आप उसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा और इक्वल टू वाई क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा प्लस 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू C1 बन जाएगा। तो ये वाला जो होगा वो ये होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू C1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सही था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी और कुछ नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, ओके। जैसे इसमें देखिए ये फर्स्ट फ्रैक्शन है, सेकंड फ्रैक्शन है, थर्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। अगर फर्स्ट सेकंड को लेकर सॉल्व करते हैं तो एक तो इजीली सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम किसको ले लें, फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन को ले लें। अगर इस फ्रैक्शन को लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व हो जाता है। कैसे, अब हम देखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा डी एक्स अपॉन 1, ठीक है, इक्वल टू डी वाई अपॉन -2। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा -2 डी एक्स इक्वल टू डी वाई, और इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा -2x और इक्वल टू वाई प्लस C1। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू C1। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है।
अब अगर हम इसको लें और चाहे इसको लें, अगर हम इसको लेते हैं तो यहाँ आपको देखो ना, अगर मैं इसको लेता हूँ तो एक्स और जेड होना चाहिए, यहाँ पे वाई किसी भी तरीके से हटेगा नहीं, हटे पाएगा, ठीक है। अगर हम इसको लेते हैं तो वाई और जेड है, तो ओनली यहाँ पे वाई और जेड होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक्स भी किस तरीके से हटेगा। तो मेरे लिए कॉम्प्लिकेशन बन चुकी है, मैं इसको हटाऊं कैसे, ठीक है। तो इसको हटाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि चलो मैं फर्स्ट एंड थर्ड को ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन ले रहा हूँ, फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन, समझिएगा, ठीक है। तो अगर जैसे मैंने लिखा dx अपॉन 1 इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया dz अपॉन 3x स्क्वायर साइन y प्लस 2x, इसे लिख दिया। अब y कैसे हटाएंगे उसको समझिए, क्योंकि y को छोड़कर बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, x और z तो होना ही चाहिए, तो y ही खाली प्रॉब्लम कर रहा है, तो y मैं कैसे हटाऊंगा समझिएगा। तो y को वैल्यू यहाँ से देखो, आप क्या लिख सकते हो, y की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हो c1 माइनस 2x। तो आप ये समझिए कैसे कैसे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। एक तरीका हमने पहले बताया जिसमें सीधे क्वेश्चन लग सकता है, वो बता दिया मैंने। दूसरा तरीका ये चल रहा है कि जब ऐसे कोई प्रॉब्लम करने लगे और मल्टीप्लायर भी ढूंढोगे तो ये हटेगा नहीं, ठीक है। तो उसमें एक तरीका ये हो रहा है कि आप जो यहाँ सोल्यूशन निकाल चुके हैं, एक इक्वेशन का सोल्यूशन तो इजीली निकल आएगा, ठीक है, किन्हीं दो फ्रैक्शन का यूज करके। तो हम क्या करेंगे, उसी सोल्यूशन से यूज करके उस वेरिएबल को हटाया जा सकता है, हम ये आपको बता रहे हैं। तो इस सोल्यूशन का यूज करके मैं इस वेरिएबल को हटा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हमारे पास है, c1 माइनस c2 तो मैं जहाँ y है वहाँ पे क्या रखूंगा, c1 माइनस 2x, या फिर ऐसे बोल सकते हो y प्लस 2x की जगह पे c क्या रख दिया जाएगा, c1 रख दिया जाएगा। तो जैसे मैं इसका यूज करता हूँ बाई, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये a बोल दो इसको, फ्रॉम a, ठीक है। तो ये बन जाएगा dx बान 1 इक्वल टू dz अपॉन 3x स्क्वायर, और ये साइन ये बन जाएगा c1। अब ये देखो इजी हो गया, इजी हो गया। अब 3 इसको आराम से भेज सकते हो, ये तो कांस्टेंट ही है, इससे कोई मतलब ही नहीं, इसको पूरा भेज दो तो हो जाएगा 3x स्क्वायर साइन c1 इक्वल टू dz हो जाता है। इंटीग्रेशन कर लेते हैं, जब मैं इसका इंटीग्रेशन कर लेता हूँ तो x³/3 आ जाता है, तो कांस्टेंट ही है, तो dx हो जाए, ठीक है। इंटीग्रेशन जैसे करता हूँ तो x³/3 हो जाता है, तो 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो x³ हो जाएगा। ये तो हमारा कांस्टेंट ही है, इसको वैसे ही लिख दिया जाएगा, और बराबर ये क्या हो जाएगा, z प्लस c2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। c1 की वैल्यू लास्ट में पुट कर देना, तो इसमें तो ये हो जाएगा हमारे पास, अच्छा c1 जरूर लास्ट में पुट कर देना, ये नहीं कि c1 में आंसर रख देना, ठीक है। c1 लास्ट में पुट करना पड़ेगा, तो हो जाएगा x³ साइन, और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस वाई, और ये हो जाएगा माइनस का z प्लस का z इधर है माइनस, ये बराबर c2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर, एक सोल्यूशन मिल गया, एक दूसरा ये मिल गया। तो इस तरीके से आपको इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, कोई टफ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझना जरूरी है कि किस किस मेथड से हमें ट्राई करना पड़ सकता है, किससे कैसे हमें क्वेश्चन को लगाना पड़ सकता है, ठीक है। अब मैं आगे लेकर चलता हूँ, ओके। अब इस क्वेश्चन में देखिए कैसे करेंगे। अच्छा, इसमें फर्स्ट फ्रैक्शन ये मान लो, सेकंड फ्रैक्शन ये मान लो, थर्ड फ्रैक्शन ये मान लो। मैं बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रैक्शन, पहला तो इजीली लग जाता है ना, अगर मैं दोनों यूज करूंगा तो देखो क्या हो गया, dx अपॉन एक्स वाई और इक्वल टू dy अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे देखने में लग रहा है कि वाई स्क्वायर तो ऐसे भी एक कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो इजीली लग रहा है कि भाई 1/x 1/y यानी कि log x हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा, और प्लस log c1 मान लो, log c1 मान लिया मैंने। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई आपका, यहाँ से आ जाएगा कि log x इक्वल टू log c1y हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा x इक्वल टू c1y हो जाएगा। एक काम तो समझ में आ गया सर, ठीक है। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, तो इन दोनों को ले लेता हूँ तो x पूरी तरीके से हटेगा, मतलब y पूरी तरीके से हटेगा नहीं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ तो x नहीं हटेगा, इसका मतलब मेरे लिए समस्या है, ठीक है, मेरे लिए समस्या है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, x की रिप्लेस का वैल्यू क्या रख सकता हूँ। तो अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ तो मुझे यहाँ से y हटाना पड़ेगा, और अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ तो मुझे यहाँ से x हटाना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं इन दोनों को लेता हूँ सेकेंड एंड थर्ड, तो बाय यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड फ्रैक्शन, जैसे मैं इसको यूज कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे अब y पूरी तरीके से, x पूरी तरीके से हटाना पड़ेगा। तो x की रिप्लेस वैल्यू क्या रख देंगे, c1y रख देंगे, ठीक है। चलिए रखिए, तो क्या बन जाएगा dy अपॉन
डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू डी जेड अपॉन 2 एक्स की वैल्यू रख देंगे c1y और इनटू में y है तो y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है c1y, c1 स्क्वायर y स्क्वायर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। इन दोनों में y ले लेंगे कॉमन तो ये हमारे पास y स्क्वायर है, ठीक है। इन दोनों में y ले लेंगे कॉमन तो हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर ले लिया कॉमन तो हमारे पास हो जाएगा क्या 2c1 माइनस 2c1 स्क्वायर। समझ आ गया। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से इसको इधर भेज देना तो मेरे पास हो जाएगा 2c1 माइनस 2c1 स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी जेड, ठीक है। इंटीग्रेशन कर देंगे तो हो जाएगा 2c1 माइनस 2c1 स्क्वायर, ठीक है, वाई इज इक्वल टू जेड प्लस c2। c1 की वैल्यू लास्ट में रख देना क्या c1 की वैल्यू लास्ट में रख देना x अपॉन वाई तो हो जाएगा यहाँ से क्या 2x अपॉन वाई, ठीक है, और माइनस 2x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या है z प्लस c2। कैलकुलेट कर लेंगे y से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर y खत्म हो जाएगा इधर एक y खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा प्लस का z इधर आएगा तो माइनस का z हो जाएगा और ये हमारे पास बन गया और बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा c2। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल रिजल्ट, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं दोनों को लेना चाहिए था सेकंड एंड थर्ड, आप लेते फर्स्ट एंड थर्ड भी लेते तो भी आपका आंसर आता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है सबको आ रहा है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और ये याद रखना इसका यूनिक आंसर नहीं होता। अब जैसे ये पॉसिबिलिटीज है अगर इन दोनों को लेते शायद अलग आंसर आता तो वो भी एक पॉसिबिलिटीज हो जाती नहीं हो जाती वो भी एक आंसर होता, ठीक है। इस तरीके से आंसर वन मोर देन यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो आगे हम करेंगे इसी तरीके से क्वेश्चन को, कोई दिक्कत आएगी तो डिस्कस करेंगे, क्लियर है। देखिए आगे वाले फॉर्म में तुम्हें क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास dx अपॉन पी आया था, ठीक है, dy अपॉन क्यू आया था और dz अपॉन आर आया था। हमें ऐसे मल्टीप्लाई ढूंढने होते हैं, जैसे यहाँ तो ऐसा बन गया लेकिन ऐसा भी सिस्टम ना बने तो फिर हमें ऐसे मल्टीप्लाई ढूंढने होते हैं जिससे हम इसमें मल्टीप्लाई करें p1 dx और प्लस q1 dy और प्लस r1 dz अपॉन, ठीक है, अपॉन p1 प्लस q1 और प्लस r1 ऐसा बन जाए। और शर्त ये है कि जो हमारे पास p1 है और प्लस q1 है और प्लस r1 है ऐसा मल्टीप्लाई ढूंढना है कि ये क्या मिल जाए जीरो मिल जाए, ये क्या मिल जाए जीरो। तो ऐसा मल्टीप्लाई तुम्हें p1 q1 और r1 चॉइस करना होता है जिसमें मैं इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड करूं तो ये हमारा जीरो की ओर चला जाए तो भी हम इजीली क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था एक हमारा पास सॉल्व हो गया तो दूसरा हटाने दूसरे में प्रॉब्लम आ रही थी तो दूसरे में हटाने के लिए हम पहले यूज करके आराम से लगा लिए थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि एक भी ऐसे नहीं निकाल पाओगे सीधे, एक में भी आप अलग अलग नहीं कर पाओगे तो उस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लायर देखना होता है। क्या देखना होता है मल्टीप्लायर, और मल्टीप्लायर का यूज करके आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मल्टीप्लायर क्या होता है एक ऐसी वैल्यू जो कि किसके फॉर्मेट में होता है एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में होता है, आप इनमें मल्टीप्लाई करते हैं और उनको ऐड करते हैं किसी में आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कुछ ऐसा बन जाए कि वो जो भी बनेगा हमारा फ्रैक्शन वो इजीली क्या हो जाए सॉल्व हो जाए। तो कहने मतलब तिगड़म भिड़ाना है, ये तिगड़म ही है सारे और इन तिगड़मों को भिड़ा के हम क्वेश्चन को सोल्व करना चाहेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है जुगाड़ अभी हमारा सेट हो गया था कि पहले को हमने सोल्व किया और दूसरे सॉल्व में दिक्कत आ रही थी तो पहले की यूज करके हमने दूसरा भी सॉल्व कर लिया, उसके बाद फिर उसका कॉन्स्टेंट लास्ट में रिप्लेस कर दिया आंसर आ गया। तो ये तो यहाँ तो सॉल्व हो गया था, लेकिन हम ये बोल रहे हैं शुरुआत में पहला ही दो फ्रैक्शन जो मिल रहे थे दो फ्रैक्शन इजीली मिल रहे थे जिसमें सोल्व हो रहा था वही ना मिले। अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर हमारे पास एक ही मेथड बचता है मल्टीप्लायर मेथड जिसमें आपको मल्टीप्लायर यूज करना होगा और क्वेश्चन इजीली लग जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, है ना, समझते हैं। तो अब मुझे जैसे मान लो ये मिला, अब इसको तुम किसी दो को ले लो, किन्हीं दो को लेकर देख लो, एलिमिनेट हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर आप इनको निकालोगे तो यहाँ से आपको जेड एलिमिनेट करने में आंधी आ जाएगी, नहीं होगा। अगर आप इनको लोगे तो आपको यहाँ से एक्स एलिमिनेट करने में आंधी आ जाएगी। अगर आप इनको लोगे तो आपको यहाँ से वाई एलिमिनेट करने में दिक्कत होगी। तो फिर ऐसे क्वेश्चन में जिसमें एक भी फ्रैक्शन सॉल्व ना हो रहे हो, कोई भी पेयर का फ्रैक्शन ना सॉल्व हो रहा हो, तो ऐसे क्वेश्चन में बस एक ही मेथड बचता है, वो होता है मल्टीप्लायर। मैं क्या सोच रहा हूँ, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं एल से, इसमें मल्टीप्लाई कर दूं मैं एम से और इसमें मल्टीप्लाई कर दूं मैं एन से, और अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है। करके देखिए, अगर मैं रख देता हूँ इसमें इसमें किससे एल से तो हो जाएगा एल डी एक्स, इसमें किससे एम से, ठीक है,
और इसमें n से। आप करके देखिए नीचे 0 ही आएगा। l से करेंगे, चलो मैं आपको करके बताता हूँ इधर साइड में। l से करेंगे तो lm z माइनस ln y आ जाएगा। इसमें करेंगे m से तो mn x माइनस ml z आ जाएगा। इसमें करेंगे n से तो nl y माइनस nm z आ जाएगा। ठीक है, अगर आप काट पे चालू करें तो ये और ये कैंसिल, ये mn mn z है, lmz ये कैंसिल हो जाएगा, और mn ये x था, वही मैं सोचूं कटना चाहिए, कट गया। लास्ट में क्या हो गया 0। इसका डिनोमिनेटर क्या होने वाला है 0 होने वाला है। बोलो समझ में आ गया? आ गया ओके। अब क्या है ना कि पहले फ्रैक्शन से मैंने बना लिया, तो इसमें किसी के साथ ले लो, इसको किसी के साथ ले लो, इनमें से किसी के साथ ले लो, तो क्या होने वाला है वो 0 होने वाला है। तो कुल मिला के हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब मुझे यहाँ से मिल गया, तो एक फ्रैक्शन मुझे मिल जाएगा कि एल डी एक्स प्लस एम डी वाई और प्लस एन डी जेड, और किसी भी फ्रैक्शन का इसको मान लो ले रहे हो तो ये 0 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरा 0 हो जाएगा तो बराबर 0। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा एल एक्स आ जाएगा प्लस एम वाई आ जाएगा और प्लस एन जेड आ जाएगा इक्वल टू C1 आ जाएगा। पहला तो मिल गया सर। दूसरा कैसे करेंगे, दूसरा भी आप इसका यूज करके तो कर नहीं पाओगे, तो दूसरा भी आपको मल्टीप्लायर ही देखना होगा। तो एक तो मल्टीप्लायर मैंने ढूंढ लिया था, फर्स्ट मल्टीप्लायर मुझे क्या मिला था, मल्टीप्लाई के तौर पे एल एम और एन में लगे थे एज ए मल्टीप्लायर। ठीक है, अब मैं एज ए मल्टीप्लायर ढूंढ के ये मैंने सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार से अगर मैं एज ए मल्टीप्लायर क्या ढूंढ लूँ, इधर मैं सीधे बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x ढूंढ लूँ, y ढूंढ लूँ, इसके लिए z ढूंढ लूँ, सोचोगे सर कैसे सोचते हैं? बेटा सोचना बड़ा सिंपल है, तुम खुद सोचो कि इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करें आपस में से 0 हो जाए, सब्ट्रैक्ट करें आपस में 0 हो जाए। ये बेटा तुम्हें सोचना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिस से आता है। ये नहीं कि हम आपको कोई जड़ी बूटी दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आता जाएगा। ठीक है, तो मेरा बस एडवाइस यही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालिए, क्वेश्चन आपको समझ में जैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक, जैसे आपको फील होगा अच्छा तुम्हें देखते लगेगा यार इसमें ये मल्टीप्लायर रखेंगे ना तो आ जाएगा। तुमको सोचो इसमें x डाल दिया, x की कमी x डाल दिया, इसमें y कमी y डाल दिया, इसमें z की कमी z डाल दिया, जैसे जोड़ेंगे 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है ना, ये तुम्हें आता जाएगा जैसे तुम प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे। ठीक है, तो ये बिल्कुल मत सोचिए हम कैसे सोच रहे हैं, तो हमने प्रैक्टिस कर लिया, हमें समझ में आने लगा है, आप भी प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे एज ए मल्टीप्लाई लिया तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा एक्स डी एक्स, यहाँ क्या बनेगा वाई डी वाई, यहाँ क्या बनेगा जेड डी जेड, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इंटीग्रेशन करिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में जो 2 है भेज दीजिए कॉन्स्टेंट में, C2 हो गया। ठीक है, तो एक ये आपका आंसर हो गया, दूसरा ये आपका आंसर हो गया। बोलो कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस लेक्चर में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक मैं पार्ट इसका और बनाऊंगा जिसमें मैं केवल क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन रखूंगा, 8-10 क्वेश्चन रखूंगा जिसमें अलग अलग मल्टीप्लायर के क्वेश्चन होंगे, और बस ये लगभग ऐसा समझ सकते हो उन क्वेश्चन को समझ लिया तो जो आगे हम क्वेश्चन लगाएंगे लगभग उन्हीं मल्टीप्लायर में से ही आपको मल्टीप्लायर मिलने वाले होंगे। तो मल्टीप्लायर लगभग फिक्स हो जाते हैं, लगभग घूम फिर के वही में सारे मल्टीप्लायर अप्लाई होते रहते हैं, इनकी चिंता मत करिएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे वो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।